कैमरा ठीक है ना? छेड़ा तो नहीं आ रहा है थोड़ा सा। रेस्टोरेंट कोई ना, तुम उसमें देखो। मैं देख रहा हूँ। So shall we start? What's your name? मानिक से आपका? आपका? What about you? पारस अच्छा, आप मैं के लिए थे आप दोनों में? कुछ और भी थे उस बैच में मेरे वाले? नहीं, एक थोड़ा और इसके अलावा एक. So all of you are going to give exam in May. तो ये प्रोफेशन आप लोगों की खुद की चॉइस है या फिर कुछ सुना आप लोगों ने या फिर लगा कुछ लाइफ में कुछ करना है इसलिए आप लोगों ने प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, या फिर किसी को दिखाने के लिए कुछ अच्छा काम करना था जिंदगी में तो ऐसा कुछ प्लान किया हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो सब्जेक्ट है इट्स बेसिकली लॉ. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ इसको करके हिंदी निकालो। ठीक है, अब चेक करो. ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने स्कूल लेवल पे अभी तक कभी नहीं पढ़ा. अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी आप लोगों के लिए फेमिलियर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, तो ऑल ऑफ यू फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, यस और नो? तो कुछ है आप में से जो नॉन मैथ्स वाले? कुछ ओके. मैथ्स में से स्कूल में क्यों नहीं लिया था आप लोगों ने? आई थिंक मैं जनरली ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को एक मैथ्स का खौफ होता है, एक जो प्रेशर होता है मैथ्स का, शायद हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते. बट यू नो वेरी वेल मैथ्स यहाँ पे भी है. सीए में फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों के लिए मैथ्स है. इंटर लेवल पे मैथ्स प्योर सब्जेक्ट आपका मैथ्स का नहीं होगा. बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन लेवल यू हैव मैथ्स, और वो आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है. और जो मैं पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ इसके दो पार्ट. वी हैव अ फर्स्ट पार्ट which deals with the business laws, and second part it's all about the BCR, business correspondence and it's reporting. ये पूरा सब्जेक्ट का नाम है. लेकिन इसमें से मैं सिर्फ लॉ पढ़ा हूँ. जो बिजनेस correspondence के लिए वो अलग आपको फैकल्टीज पढ़ा, क्योंकि मुझे मेरा जो कोर सब्जेक्ट है फाउंडेशन लेवल पे वो लॉ वाला पोर्शन है. बट जो आपके BCR वाला पार्ट है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस. तो उसके लिए आपकी सेपरेट क्लास होंगी, फैकल्टीज आपके लिए सेपरेट होने वाली. तो मेरा जो पार्ट है वो 60 मार्क्स के लिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट द लॉ एंड नॉट फॉर यू कैन द BCA. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अच्छा, CA इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने एनरोल करवा लिया या फिर भी कराना है? CA इंस्टीट्यूट जो आपका है वहाँ पे करा लिया? नहीं, तो स्टिल अभी तो टाइम होगा, आप लोग करा सकते हो. बाकी जिन लोगों ने करा लिया अच्छी बात है. सबसे पहले आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है. जब आप लोग स्कूल लेवल पे पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है. तो वैसे ही अब यहाँ पे आप जो लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द लॉ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड लॉ होता क्या है, लॉ बनाए कैसे जाते हैं, लॉ इंडिया में बनता कैसे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है. तो ये जानना बहुत जरूरी है. एंड देन विल मूव ऑन टॉपिक. तो फिर उसके बाद हम आगे आपके सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स है हम उसकी बात करें. बट एटलीस्ट पहले आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, लॉ है क्या. सो एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट द लॉ? एक रफली कुछ आइडिया लगा सकते लॉ होता क्या? हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला मैंने. यस, रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके, देखो लॉ एक सिंपल वर्ड, यदि मैं बात करूं, नो डाउट अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट द रूल्स, इट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स, इट्स ऑल अबाउट द गाइडलाइंस. इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं. तो लॉ एक वाइडर टर्म है, एंड हम
डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं गाइस, हर काम के लिए, हर टास्क के लिए समहाउ कहीं ना कहीं हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? लॉ फॉलो। चाहे वो लॉ आपको पता हो या नहीं, बट स्टिल वो लॉ आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना। लेट्स से इफ यू टेक एन एग्जांपल, ट्रैफिक रूल। जब आप ड्राइव करते हो, यदि आप फोर व्हीलर, मान लो आप कार आप ड्राइव करते हो, तो यू हैव टू वियर द सीट बेल्ट, आपको पहनना पड़ेगा। आप फोन पे बात नहीं कर सकते ड्राइव करते हो, यस और नो। आपकी कार का जो है पॉल्यूशन वो होना चाहिए, कार आपकी इंश्योर्ड होनी चाहिए, मतलब इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। रेड लाइट पे आपको रुकना पड़ेगा, ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए, नो पार्किंग एरिया में आप अपनी कार को खड़ी नहीं कर सकते। तो दीज आर द व्हाट डोंट यू थिंक इट्स अगेन अ लॉ? ये भी तो क्या है, ये भी तो एक लॉ है, यस और नो? एब्सोल्युटली। तो लॉ हमें हर एक वक्त, हर एक मोमेंट पे, हर एक सिचुएशन में हम ऑर्डिनरी लाइफ में फॉलो करते हैं। तो लॉ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जो मैं यहाँ पे एक्चुअली बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट, इसीलिए हम उसका नाम दे रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स का वो पार्ट है। लेकिन फ्रैंकली टेलिंग, लॉ हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, आप हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर एक दिन आप किसी न किसी मैनर में कोई ना कोई लॉ फॉलो करें। जब आप ICAI, आप जब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जब वहां आपका एनरोलमेंट होगा, तो उनकी भी कुछ गाइडलाइंस है, उनके भी कुछ रूल्स है, उनके भी कुछ रेगुलेशंस है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो इट। यू कैन नॉट डिनाई, आपको 100% वो भी मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉ को हिंदी में, जैसे अभी नाम आपने दिया कानून, तो वैसे हम इसको सिंपल वर्ड बोलते हैं कायदा और कानून। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा डे टू डे लाइफ में हर एक मोमेंट पे आपको जो भी लॉज बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग लॉ की बात करते हैं, सो द टर्म लॉ इटसेल्फ इंक्लूड, लॉ एक वाइडर टर्म है। तो लॉ इंक्लूड्स, यदि मैं इसमें इंक्लूड की बात करूं, तो दिस इंक्लूड सबसे टॉप में क्या आएगा? एक्ट, देन वी हैव नंबर ऑफ रूल्स, एक्ट्स बोल सकते हैं, देन वी हैव, क्या नाम लिखा है मैंने? रेगुलेशंस। देन इसमें और क्या इंक्लूड होता है आपका? सर्कुलर। इसमें और क्या इंक्लूड होता है आपका? क्या इंक्लूड होता है आपका? नोटिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द टर्म लॉ इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, regulations, circular, notification, this also include order। ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन सिर्फ क्या पढ़ने वाले? एक्ट। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर जो एक्ट है वो नैरो टर्म है और जो लॉ है वो क्या आपका? वाइडर टर्म। एंड व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द टर्म लॉ, द लॉ इटसेल्फ इंक्लूड एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर। अरे बड़ी में पॉइंट। तो ये सब के सब किसके पार्ट है? ये सब के सब एक सेगमेंट का पार्ट है और वो है आपका लॉ। तो जो हमारे देश में कानून और व्यवस्था है, तो उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग पॉइंट पे रूल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे रेगुलेशन बनाए जाते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलर इशू किया जाता है, नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, एंड सम टाइम वी हैव आल्सो टर्म, क्या था आपका? इट्स गाइडलाइंस। ये भी है। जैसे एक बात हो तो कोविड के केस में आपको पता है अलग अलग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो इंडिया में होम मिनिस्ट्री आपका स्पेसिफिकली, और जो HRD जो आपके स्पेसिफिकली मैं बात करूं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो उन सब ने आपको पता है कोविड के टाइम पीरियड पे अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग सर्कुलर इशू किए थे। तो वो गाइडलाइंस और सर्कुलर, क्या एक बात हो तो उन सब का हमें पालन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो भी गाइडलाइंस क्या है? वो भी लॉ है। वो सर्कुलर जो इशू किया गया वो भी क्या है? लॉ। आई होप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दीज आर द टर्म्स, एंड ये सब के सब आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हम कंसीडर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द सेगमेंट? इट्स बेसिकली कंसीडर लॉ। तो आज के बाद ये पॉइंट आपको क्या कर रहे हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब अल्टीमेटली क्या है।
हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि अभी फाउंडेशन लेवल पे आप एक्ट पढ़ोगे, आगे जाके आप रूल्स भी पढ़ने वाले, आने वाले लेवल पे आपका रेगुलेशंस भी आएगा, देन वी हैव अ सर्कुलर। हाँ, अभी फाउंडेशन लेवल पे कुछ आप ऑर्डर भी पढ़ोगे। ऑर्डर का मतलब है टाइम टू टाइम जो इंडिया में कोर्ट्स है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट यदि अपना कोई डिसीजन, अपना फैसला सुनाते हैं, कोई ऑर्डर पास करता है, तो वो पूरे देश के लिए क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो आज से उस मैटर के लिए जब भी कोई भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो सबको मानना पड़ेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी क्या बन जाएगा आपका, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द लॉ। एवरीबॉडी में पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो लॉ है क्या? लॉ इज नथिंग, लॉ इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, that can be in the form of rules, that can be in the form of the regulation and so on। इन सबको आज से मर्ज करके हम एक नाम देते हैं, एंड वो है क्या यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? तो नोट करने आप कर सकते हैं। सिंपल, जो भी पॉइंट लिखा हुआ क्लास में, इट्स ऑलवेज डू वन थिंग, आपको एक सेपरेट एक रजिस्टर बना लेना 100 और 200 पेज का, और उसमें आप वो सारी चीजें जो भी लिखाऊंगा तो आप नोट कर लेना, कि दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सिंपल, क्योंकि क्लास में आप चीज़ों को नोट भी करेंगे तो घर जाके वो चीज़ें और अच्छे से आपको रिटेन रहेंगी। ये काम जरूर करना। So have you done it? आज और कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की? आज से मेरी क्लास बहुत ही है। कोई क्लास हुई है अभी इससे पहले आप लोगों की? कल कोई क्लास हुई है आप लोगों की? आप में से वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, आई थिंक मुझे लग रहा है आपने भी क्लास एक ली हुई, आपने भी लिए। हाँ चलो, एब्सोल्युटली। आई थिंक आपने मेरी क्लास ले ली, आप तीनों ने भी ली हुई, बाकी रिमेनिंग ने मेरी क्लास ली हुई। ठीक, तो वो क्लास आपका एक्चुअली सीनो बुट्स एक्ट मैंने पढ़ा था। तो अब आपका बैच यही है, और इसलिए इट्स बेसिकली द फर्स्ट डे, ये आपकी शुरुआत है, बिगनिंग है, और यहाँ से आगे हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। तो इट्स ए कंप्लीट फ्रेश बैच फॉर मे अटैम्प्ट। तो मे वालों के लिए फ्रेश बैच है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक इससे पहले नहीं पढ़ाया गया, तो आज ये इंट्रोडक्शन पहली बार है, फर्स्ट टाइम है मे अटैम्प्ट, ध्यान रखना। सिंपल। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, अगले पॉइंट पे। अब नेक्स्ट में मुद्दा ये आता है कि सर इंडिया में जो लॉ हम बनाते हैं, लॉ बनाने की बात करें अथॉरिटी की, तो सर वो लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास? तो वो कहाँ से यार, किस तरीके से? तो देखो, एक्चुअली पार्लियामेंट तो हमने ऑर्डिनरी नाम सुना है, लेकिन वो पार्लियामेंट को अथॉरिटी भी कहीं से तो मिला ही होगा, यस और नो? क्योंकि रीजन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली। पर लॉ पास होने सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लॉ पास होने के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। लॉ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ का डिसीजन क्यों नहीं, उस लॉ पर डिसीजन नहीं लेता कोई भी सुप्रीम कोर्ट। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट यदि आपके और मेरे बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया और यदि वो नेशन को अफेक्ट करता है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट यदि बनाती है और यदि किसी को लगता है कि सर वो लॉ हमारे देश के लिए ठीक नहीं बना,
तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं। तो लॉ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता है, ध्यान रखिए, चैलेंज कर ठीक है, हाँ चैलेंज कर सकते। तो अभी जो कहानी में बताऊंगा वो सारी चीजें वही होने वाली, क्योंकि पहले जो आपके 2 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली आपके होने वाले हैं उसमें यही आपको समझ में आएगा कि जो अभी तक आपने डे टू डे लाइफ में सुना है ना, वो आप एक्चुअली रियलाइज होगा कि उसमें ज्यादातर चीजें हमने गलत सुनी। देन यू विल रियलाइज एक्चुअली चीजें होती क्या, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी लाइफ में सुनते बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है कि एक्चुअली लॉ बताएगा लॉ किस तरीके से चीजें होती है। क्योंकि हमारे देश में एक सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है एंड उस डॉक्यूमेंट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस और नो? ये है सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स। विल डिस्कस लेटर ऑन सेक्शन और आर्टिकल क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी आपको सिंपल याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट्स अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री। ना तो इससे ऊपर पार्लियामेंट है, ना तो इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखें। तो सबको जो पावर मिला वो यही से मिला, और ये बनाया गया था आपको 26 जनवरी 1950 से ये हमारे ऊपर लागू हुआ। और जिस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर नेम पे, रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन से हमारे देश को सही आजादी मिली। क्योंकि किसी भी देश को आजाद तब माने जाते हैं जब वो अपने देश को खुद चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और हमारे देश को एक्चुअली रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, तो क्रिएट किसको किया गया? हमारे देश को, मतलब इंडिया। तो अब चलाना कैसे है वो भी इसमें लिखा है, सबके राइट्स क्या होने वाले वो भी इसमें लिखा है। डू यू हैव एनी आइडिया? वी हैव फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स है वैसे यहाँ? तो ऑल्दो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, बट उसके सब पार्ट्स है बहुत सारे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 14 टिल आर्टिकल नंबर 32, ये पूरा आर्टिकल नाम भी दिया किसको? सीरियल नंबर को आर्टिकल नाम भी दिया। हमें उसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक आगे जाके सेक्शन भी पढ़ोगे तो सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, लेट यू नो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या होगा। तो अभी आपको सिंपल नाम याद रखना, नंबर याद रखना। एक, जब विद इन दी, ध्यान रखना है, जब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम नॉर्मली कोई भी क्या बनाते हैं, कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं, तो उसमें कभी सेक्शन नहीं बोला जाता, उसमें क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि सर अलग से जो एक्ट बनाया जाता है, तो एक्ट में भी तो नो डाउट हमें कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा। तो एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन पढ़ते हैं। तो सेक्शन इज द थिंग, सेक्शन इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ द एक्ट। तो पूरे एक्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए नंबर क्या डालते हैं? सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब स्मॉल पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए, तो वो किससे डील करता है? कंट्री के अंदर की बात कर रहा है, तो इसलिए वो किसकी बात करते हैं? आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं, तो वो विद इन दी कंट्री की बात कर रहे हैं। और जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्ट एक कोडिफाइड आपका लॉ बन जाता है। मतलब एक तरह से लॉ को क्या कर दिया गया? बना दिया गया प्रॉपर वे में, अप्रूवल के साथ। तो फिर हम वहां पे उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए नाम क्या रहता है? सेक्शन नाम देते हैं। सिंपल। अब समझ नहीं आता, भारत के संविधान में हम बात करते हैं गाइस, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। सबसे पहले एक्चुअली 2 आर्टिकल हमारे लिए फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ वही 2 आर्टिकल काम करें। और अभी मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ये बियॉन्ड द सिलेबस है। इसका मतलब सिलेबस में एंटर करने के लिए उससे पहले की कहानी है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो उस टॉपिक में एंटर करने से पहले का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक आर्टिकल है हमारे लिए, आर्टिकल नंबर 245। विच वन? 245। और फिर उसके बाद एक आर्टिकल है आपका, यहाँ पे दूसरे वाले सेगमेंट में 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर। यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा 246 और एक फिर साथ में अलग से पढ़ना पड़ेगा 248। लेकिन 248 बाद में, वो सेकेंडरी, उसको अलग। लेकिन हमारे लिए मेन पहले ये दोनों है। कौन सा आर्टिकल? 240 एंड देन वी हैव 246। तो ये मेन आर्टिकल है, तो इसको मानना दूर क्यों नहीं रखा? क्या होता है? इतना आगे रख दिया। अब ये तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमें उससे पूछना पड़ेगा क्यों रखा। प्लीज, लॉ पे वी कैन नॉट रेज अ फिंगर। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ जो बनाया गया ना, तो लॉ को हम पढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जब थे तभी मैंने ये बात बोली थी, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग लॉ के प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं।
तो सेक्शन नंबर क्यों रखा, ऐसा क्यों रखा, हम यदि ऐसा करेंगे तो शायद फिर लॉ हमें समझ में जिंदगी में नहीं आएगा। अरे में पॉइंट, किसी चीज का एक सीक्वेंस होता है, किसी चीज का एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस को एक ऑर्डर में रखा जाता है, क्योंकि ये सोचता है उस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो शायद आपको बेटर वे में क्या होगा, समझ में आएगा। लेकिन उस सीक्वेंस को बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब मान लो 5 चैप्टर है आपके सिलेबस में, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जगह मैं पहले से लॉ को स्टार्ट कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पढ़ना 5 होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, वो सीक्वेंस आपके स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और आर्टिकल नंबर 1 पहला पॉइंट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ पहले लॉ कौन बनाएगा ये जानना जरूरी है, या फिर हमारे देश की टेरिटरी क्या है वो जानना जरूरी है? तो आर्टिकल नंबर 1 में टेरिटरी लिखा, समझ में आया? तो इसका मतलब है लॉ मेकर जो बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने चीजों को सिंक्रोनाइज वे में रखा कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल नंबर 1 इसलिए रखा गया। अब फंडामेंटल राइट्स मैंने क्या बोला, कहां से स्टार्ट है, 14 से लेकर आपका 32, समझ में आ रहा है? लेकिन उससे पहले भी तो आर्टिकल्स हैं, तो उसको क्यों पहले रखा गया, क्योंकि उसका लॉजिक कुछ और है। समझ में आ गया? तो मैंने अभी बताया, आप कभी भी सेक्शन नंबर क्यों रखा गया ऐसा, उस पर फिंगर आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपको लॉ से प्रॉब्लम है, लॉ को चैलेंज करो। आपको किसी सेक्शन में कुछ लिखा है उससे प्रॉब्लम है, वो चैलेंज करो। लेकिन कोई कोर्ट में ये नहीं कहता है सर ये सेक्शन नंबर आपने यहां क्यों रखा है, उसको कोई चैलेंज नहीं। यदि ऐसा हम करते तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कहकर भाई एक काम करो, तुम लॉ पढ़ो ही मत, क्योंकि यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो लॉ पढ़ो ही मत, फैक्ट में बता दो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, हमें मतलब किससे, वो इन 3 आर्टिकल्स, उससे ऐसा ये इस नंबर पे क्यों रखा गया, उसका लॉजिक क्या है, हम उसकी बात नहीं। हाँ, बट इसमें क्या लिखा है वो हमारे लिए रेलेवेंट है, तो जो हमारे लिए रेलेवेंट है हम शायद उस पर वर्कआउट करेंगे, तो टाइम भी हमारे लिए क्या रहेगा, बचा रहेगा। आर्टिकल 245 ये कहते हैं कि इंडिया में जो एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर क्या बनाने का, टू फ्रेम लॉ बनाने, वो सिर्फ 2 ही लेवल पे, सेंट्रल और दूसरा स्टेट। अरे बेटी में पॉइंट, मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको इनाम देंगे सेंट्रल लेवल और स्टेट। इसके अलावा कोई और लेवल पे लॉ बनाने की पावर नहीं दी। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब है कि सर एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन, देन लॉ बनाने की पावर इन्हीं दोनों के पास है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, इन दोनों लेवल पे लॉ बनाएगा कौन, वो बात की बात है, वो बाद में आप बताऊंगा। लेकिन पावर अभी दिया जिसको दिया, ये ध्यान रखिए, सेंट्रल और। लेकिन आप सेंट्रल लेवल पे पावर अवेल कौन करेगा, स्टेट लेवल पे पावर अवेल कौन करने वाला, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। फिर हम पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी विच इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम के हम अथॉरिटी की बात करेंगे, वो आगे आएंगे, बट उससे पहले आप ये समझो। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आज के बाद आर्टिकल 245 के हिसाब से लॉ 2 ही लेवल पे बनाए जाएंगे, और कौन सा लेवल है, सेंट्रल और दूसरा स्टेट। अब आर्टिकल 246 फिर ये कहता है कि सर सेंट्रल और स्टेट लॉ बनाएगा किस मैटर पे। लॉ ऐसा होगा कभी कि गवर्नमेंट ने कहा चलो लॉ बना लेते हैं, ऐसा होगा, या फिर देयर शुड बी सम मैटर। हमेशा कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड जब तक कोई पर्पस और ऑब्जेक्ट नहीं होगा टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट मैटर किसी काम के लिए, जैसे आपने नाम सुना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मतलब गुड्स और सर्विस पे एक टैक्स लगाना था, तो इसीलिए क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक मैटर बना, तो उस पर लॉ बना दिया। में पॉइंट, जैसे आपको कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए भी एक लॉ, तो बोला कि सर जो भी इंडिया में कंपनी बना रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला सर उसके लिए क्या लॉ बनाओगे, बोला कंपनीज एक्ट। फिर बोला सर जितने भी लोग इंडिया में इनकम जनरेट करते हैं तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बोला वो टैक्स कैसे पे करेंगे, तो उसके लिए भी लॉ आ गया, दैट इज नॉन एज इनकम टैक्स। तो आर्टिकल में एक्चुअली अभी पॉइंट आएगा, अभी कहाँ पे आता है वो भी मैं बात करूँगा, ये सारे मैटर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि इस मैटर के लिए भी कहानी है, ठीक है। तो इस मैटर की भी कहानी है, तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप वो चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी, लेकिन वो सारे मैटर फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ने, बट आपको ये बात पता होना चाहिए वो मैटर आते कहाँ, मतलब वो सारा मैटर लिखा कहाँ।
Are you getting my point? So here we have a term and all of you just concentrate here कि आर्टिकल नंबर जो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और आर्टिकल नंबर कौन सा आपका 246। तो आर्टिकल 246 ये कहते हैं सेंट्रल एंड स्टेट shall frame the laws in respect of matters as specified in schedule number 7 of Constitution of India। शेड्यूल नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, अब मैटर सारा कहां लिखा हुआ है, शेड्यूल नंबर विच वन 7। तो गाइस शेड्यूल नंबर 7 टॉक्स अबाउट द मैटर्स एंड उन सभी मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर किसको दी गई, सेंट्रल और स्टेट किसको दी गई। तो इसका मतलब वो मैटर कहां पे सारे, शेड्यूल विच वन 7, शेड्यूल नंबर 7 एंड शेड्यूल नंबर 7 में 3 एंट्री है। शेड्यूल नंबर 7 में हम 3 लिस्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, लिस्ट, और उस लिस्ट में एंट्रीज है और वो हर एंट्री किसकी बात करते हैं, अलग अलग मैटर्स की बात। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द लॉ मेकिंग अथॉरिटी रिमेन विद सेंट्रल और स्टेट, बट वो लॉ बनाने के लिए मैटर किस में रखा गया, शेड्यूल नंबर 7। एवरीबॉडी में पॉइंट, हां वो अभी पॉइंट आएगा, ठीक है। इतनी जल्दी क्यों है, हाँ? तो अभी इतने हैव पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर, बट यू जस्ट डू वन थिंग, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गाइस क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने के लिए हूँ, सिंपल, तो आपका ही फायदा है, मेरा ही फायदा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो इम्पेशेंट आप हो जाओगे, तो फिर कहने के वो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें। सीक्वेंस में हम चीजें पढ़े तो अच्छे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, पावर आ गया, फिर पावर किसके रिगार्डिंग, मैटर के रिगार्डिंग, और वो मैटर कहाँ पे लिखा है, शेड्यूल नंबर 7। अब शेड्यूल नंबर 7, अब आप सबके अकॉर्डिंगली ये बताओ, नॉर्मली डोंट यू थिंक यदि एक ही मैटर पे 2 अथॉरिटी लॉ बना दे तो कॉन्ट्रडिक्शन भी तो हो सकता है, क्योंकि अब मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, यस और नो। तो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, बाइफिकेट करना है, मतलब हमें अलग करना है, और हमें एक्सक्लूसिव दिखाना पड़ेगा, इन मैटर पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाएगा, इन सभी मैटर पे सिर्फ लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। तो इसका मतलब हमें वो बाइफिकेट करना जरूरी है। तो शेड्यूल नंबर 7 में अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग लिस्ट की। शेड्यूल नंबर 7 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ लिस्ट, 3। तो वी हैव लिस्ट नंबर 1 और इसको नाम देते हैं गाइस यूनियन लिस्ट। क्या नाम देते हैं, देयर आफ्टर वी हैव लिस्ट नंबर 2, इसको नाम देते हैं स्टेट लिस्ट, एंड देन आता है आपका लिस्ट नंबर 3, इसको नाम देते हैं आपका विच लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको नाम दिया जाता है आपका कॉन्करेंट। Everybody में पॉइंट। तो गाइस दीज आर द 3 लिस्ट। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड, और ये तीनों ही लिस्ट कहां पे रखा गया, विद शेड्यूल 7। तो अब आते हैं सर इन सभी लिस्ट में क्या है, मैटर्स, इन सभी लिस्ट में क्या है, मैटर्स। तो इन सभी लिस्ट में यदि मैं बात करूं, कंसिस्ट ऑफ वेरियस matters over which laws have either been framed or will be framed।
इसका मतलब क्या है, इन सभी मैटर पे ये तो ऑलरेडी लॉ बन चुका होगा या फिर आगे फ्यूचर में बने। तो मतलब ये वो मैटर है जिसपे लॉ बनाने की बात ऑलरेडी ये तो हमने कर दी होगी या फिर आगे फ्यूचर में करेंगे। तो अब मुद्दा ये है सर इस पे लॉ बनाएगा कौन, तो अब समझना यहाँ पे। तो गाइस इन सभी मैटर पे जो लॉ बनेगा, एक्सक्लूसिव पावर remain with central level। तो आज के बाद जितने भी मैटर लिस्ट 1 में, जिसको नाम देते हैं यूनियन लिस्ट, तो इस पूरी लिस्ट पे लॉ बनाने की सिर्फ पावर किसके पास है, सेंट्रल। इसका मतलब है स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, स्टेट हैविंग नो अथॉरिटी टू इंटरफेयर। नाउ इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो अब बात समझ में आई सर एक्चुअली मैटर्स किसके लिए कहां पे कैसे रखा गया। तो गाइस इसमें जितने भी मैटर्स हैं आज से लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल लेवल। बट वो सेंट्रल लेवल पे बनाएगा कौन, वो बात की बात है, अभी हम बात करेंगे उसके। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड लिस्ट। व्हाट अबाउट द नंबर, लिस्ट नंबर विच वन, 2। तो सेकंड पे, तो गाइस सेकंड पे आ गए। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वेरियस मैटर्स over which laws have either been framed or will be framed। ये तो फिर से लॉ बना दिया गया होगा या फिर आगे बनाने की बात है। तो मुद्दा ये आता है कि सर अब ये बताओ यहाँ पे ये पावर किसके पास है। आई होप इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पावर स्टेट लेवल है। और साथ में जरूर याद रखना एक्सक्लूसिव पावर रिमेन विद स्टेट लेवल। तो ये आपका स्टेट लेवल पे आपका एक्सक्लूसिव पावर माना जाए। तो कैन यू प्लीज टेल मी, पहले ये दोनों सेगमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब ये बताओ क्या यहाँ पे इन सभी मैटर में ये इंटरफेयर कर सकता है? आंसर इज नो। क्या ये लोग यहाँ से इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। मतलब दोनों एक दूसरे में कोई भी इंटरफेयर, क्यों? क्योंकि दोनों के साथ वर्ड क्या लिखा होगा, एक्सक्लूसिव। सिर्फ और सिर्फ ये अपने अपने लेवल पे। तो ये बता, अब क्लियर हो गया कि सर दोनों को मैटर क्या कर दिया गया, वो बाइफरकेट कर दिया गया। और अब दोनों एक दूसरे के लिए कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं करेंगे। लेकिन लॉ मेकर ने फिर लास्ट में एक ऐसा एरिया छोड़ा है जिसपे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो लास्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसमें फिर से हम बात करेंगे वही नंबर ऑफ मैटर्स। तो सीधा मैं ब्रीफली लिख रहा हूं, कंसिस्ट ऑफ various matters in respect of which power to frame laws remain with both, that is central as well as the state। everybody में पॉइंट? तो जहां पे हम लोग दोनों की बात करें, बट व्हाट वुड बी द सिचुएशन, मान लो दोनों लॉ बना दिया, सेंट्रल लेवल में बना दिया, लेकिन दोनों में आपस में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, मतभेद। तो
कॉन्ट्रडिक्शन के केस में फिर किसके लॉ को प्रायोरिटी देना चाहिए? सेंट्रल और स्टेट, विच वन? सेंट्रल, क्योंकि सुपीरियर कौन माना जाएगा और इंफीरियर आपका स्टेट। हाँ लेकिन इसमें नहीं, उसमें अब टेंशन मत लेना उसमें, बट पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यदि स्टेट वाले जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे प्रोविजन को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट को लॉ को प्रायोरिटी दे सकता है, बट ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ऑर्डिनरी कोई पूछता है तो हमेशा क्या याद रखना कि सर इन केस ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन in respect of the provision of law as made by the central or state will definitely give the priority to the whom? To the central in case of the contradiction. तो contradiction में priority किसको देने वाले? तो इसके नीचे यहाँ पे जो आपका concurrent list है, तो इसी concurrent list में यहाँ पे आप लोग एरो डाल के नीचे लिख लेना। तो इसके नीचे it may be noted that if there is any contradiction between the provision of central law and state law. तो यदि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इट मे बी नोटेड दैट इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, किसके बीच में? सर वो प्रोविजन जो किस लॉ में है? सेंट्रल में, और वो प्रोविजन जो किस में? आपका स्टेट में है। सो इन दैट केस provision of central law shall be considered. तो फिर आपका सेंट्रल लॉ के प्रोविजन को क्या किया जाएगा यहाँ पे? कंसिडर। बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या सेंट्रल लॉ अब पूरा एज इट इज कंप्लीट अप्लाई करना है, स्टेट को इग्नोर कर देना है, या सिर्फ जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसके लिए सिर्फ फॉलो करना है? ओनली फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, पूरी की रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरे बेटी मैं पॉइंट, इसका मतलब हमें सिर्फ वो कॉन्ट्रडिक्टरी वाला जो प्रोविजन है वो देखना है, और उस कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम किसको प्रायोरिटी देने वाले? दैट इज बेसिकली द सेंट्रल। आई होप समझ आ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, यदि कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, नोट कर लीजिए। हो गए, कर लिए, नोटिंग हो गई, मूव ऑन नेक्स्ट। कर लिया आपने कुछ पॉइंट रहे? आप लोगों को मैच में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, आज पता ना मैच है, इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप। इट्स 1:30 ऑनवर्ड्स, नहीं 80 Let's see, hope for the best. Pick one. Either India or Pakistan or India or England. अब तो पाकिस्तान। Are you sure about it? हर इंडियन का इमोशन बाहर आता है वैसे भी। हमें जितना है, बट मुझे तो डाउटफुल लग रहा है, लेकिन राइट नाउ इट्स 89 पे 0 है इंग्लैंड का।
कॉन्फिडेंस देखो, लास्ट एक बॉल पे भी नो डाउट यदि रन बना रहा हो तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। चलो, तो आई होप पहले ये बताओ क्या ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गए आप लोगों को? तो गाइस, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, बड़ा एक्चुअली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि सब कुछ यहीं से डिराइव हुआ है। जो है मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया किसने? आर यू श्योर अबाउट इट? उसके साथ तीन भी वो तीन अब पॉइंट पे है ना, एक्चुअली इट्स नॉट बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बट ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। जो असेंबली जो कमेटी बनाई गई थी, तो उस असेंबली और कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और हमारा जो संविधान बनाया गया वो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करके बनाए। रशिया और यूएस ठीक है, रशिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, तो बहुत सारे कंट्री, एन नंबर ऑफ कंट्री जिससे कॉपी किया गया। और जो हम लोग रशिया वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली रशिया तब नहीं था, रशिया तब वो आपका था यूएसएसआर, जिसको सिंपल वर्ड में हम बोलते थे सोवियत यूनियन, तो ये था। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से कॉपी करके फिर आपका संविधान बनाया गया। और जब ये संविधान बनाया गया था तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स। और आज के टाइम पे ये मोर देन 470 और 80 हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इतने नंबर ऑफ ईयर्स में आर्टिकल्स और ऐड भी हुए, क्योंकि लॉ कभी भी ना आपका फिक्स नहीं रहता। जैसे जैसे सोसाइटी में चीजें चेंज होती है वैसे वैसे क्या होता है, लॉज में भी चेंज। तो लॉ हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, लॉ कभी भी रिजिड नहीं होता, क्योंकि यदि रिजिड हो गया ना तो फिर कभी भी लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता। डोंट यू थिंक डे बाय डे हर सोसाइटी में हम कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं, तो उस चेंजेस के हिसाब से लॉ में भी बदलाव करना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे लॉ में कुछ और चीजें देखने के लिए मिलेंगी और प्रैक्टिकली हो कुछ और ना हो, तो वो दोनों में आपस में वो प्रॉपर तरीके से आप सिस्टम नहीं बिठा सकते हैं। तो इसलिए लॉ में हमेशा क्या होता है आपका चेंजेस। अच्छा, दो तरीके के चेंजेस होते हैं, दो तरीके के चेंजेस की बात करते हैं। यदि जो एक्ट होता है, मतलब जो लॉ होता है, यदि उस लॉ में हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, उसको नाम क्या देते हैं। लेकिन जब उस लॉ को चेंज करके नया ही लॉ बना दिया जाता है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज रिपील, दैट इज आल्सो नोन एज रिपील। क्या सर, उस पुराने लॉ को खत्म कर दिया गया और नया। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1950, अब हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ रिपील, यहाँ पे क्या हुआ रिपील। लेकिन मान लो कंपनीज एक्ट में आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2022, तो इस बार कंपनीज एक्ट को चेंज नहीं कर रहे, उसके कुछ प्रोविजंस को बदल रहे हैं। तो जब उस कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस में बदलाव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया। तो ये होता है, either we can change the complete act, then it's repeal or replacement, or if we are going to change certain provisions then it is said to be about amendment। तो ये तो कोई प्रोविजन ऐड कर रहे हो तभी अमेंडमेंट होगा, यदि किसी प्रोविजन को डिलीट कर रहे हैं तभी अमेंडमेंट होगा, और यदि हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में कुछ वेरिएशन कर रहे हैं तभी क्या आएगा, अमेंडमेंट वर्ड होगा, ध्यान रखना। लेकिन पूरे एक्ट को ही बदल रहे हैं, नया एक्ट लेकर आ रहे हैं, तब वो रिप्लेसमेंट और रिपील माना जाता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये ध्यान रखना। तो सर एक बात बताओ, आर्टिकल 245 आपने पढ़ा दिया, आर्टिकल 246 भी हो गया, देन व्हाट अबाउट द सिनेरियो ऑफ 248? तो सर ये आर्टिकल 248 फिर है क्या? तो डेफिनेटली आर्टिकल 248 का अपना कुछ स्पेसिफिक रीजन है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है। अब यहाँ पे समझना गाइस, कितने लिस्ट है हमारे पास? व्हिच वन? नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 स्टेट, एंड व्हाट वाज द लास्ट वन? यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल। स्टेट लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट, बोथ। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो प्रायोरिटी सेंट्रल। अब समझ लो, मान लो ऐसा कोई मैटर जो तीनों ही लिस्ट में ना हो सकता है? दिस कैन बी पॉसिबल, यस। क्योंकि अभी तभी मैंने कहा लॉ क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द चेंज। इंटरनेट का निजाम, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे। जैसे आपको पता है अभी राइट नाउ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बिटकॉइन। इंडिया में भी बिटकॉइन के लिए कोई लॉ नहीं, के लिए आ रहा है। एक्चुअली स्पेसिफिकली बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, आरबीआई खुद अपना लेके आ रहा है, बट जो ऑल्दो बाहर चल रहे हैं तो वो जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं वो अभी इंडिया में लीगलाइज नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि उसको गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ पे अभी लॉ एज सच
है नहीं, तो हम उसको रेगुलेट कर नहीं सकते हैं। जब रेगुलेट नहीं कर सकते तो फ्रॉड ज्यादा होगा, और हमें अपने देश के लिए सुरक्षा चाहिए, और इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। अब समझना, मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि अब इंडिया में भी बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट जो है क्रिप्टो करेंसी वो आना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले कहेगी कि भाई हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि रेगुलेट करना है उसको, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो बोला चलो एक काम करते हैं, लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है? मान लो ये कहीं पे भी इसके रिगार्डिंग मैटर है ही नहीं। तो बोला अब ये बताओ इस पे लॉ बनाएगा कौन? तो आर्टिकल 248 रखा गया है। तो इमेजिन करो जब लॉ मेकर बना रहे थे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी को ये बात पहले समझ में आ गई थी कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो बोला फिर क्या होगा? बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला फिर हम एक आर्टिकल को फॉलो करेंगे। उस आर्टिकल का नंबर क्या है? 248। और इसका आपको पता है सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन था नहीं, तो यहाँ पे। तो अब बोला कि सर जब भी कोई भी नया मैटर होगा जो किसी भी लिस्ट में आपका प्रिस्क्राइब्ड, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करने वाले, स्पेसिफिकली, अच्छा वैसे भी पता है लिस्ट में, खासकर दो लिस्ट में, लिस्ट नंबर सेकंड और थर्ड में, क्योंकि यदि फर्स्ट में तो लॉ कौन बनाएगा? हमेशा सेंट्रल। तो इसका मतलब है सर फर्स्ट में नहीं है, बोला कोई बात नहीं, बोला सेकंड और थर्ड में नहीं होना चाहिए, और सेकंड और थर्ड में नहीं है तो अल्टीमेटली अब आर्टिकल 248 हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब वो बनेगा न्यू मैटर, वो बन जाएगा क्या? न्यू मैटर। तो अब यहाँ पे समझना, सो इसमें लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लेना। तो पहले नोट कर लेना, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इट मे बी नोटेड दैट if there is any new matter ब्रैकेट में होगा, दैट इज मैटर नॉट specified in any list, वो पहले से लिस्ट में नहीं है, तो फिर ऐसे मैटर के लिए द एक्सक्लूसिव पावर टू फ्रेम laws remain with central level। तो अब ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ कहां पे रहने वाला आपका? सेंट्रल लेवल। एवरीबॉडी में पॉइंट? इसका मतलब क्या समझ में आया? सर व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द न्यू मैटर, तो डेफिनेटली 100% स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, वो सारा पावर क्या दिया गया किसको? ये बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया किसने? सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल। तो जब भी कोई भी नया लॉ बनेगा नए मैटर पे, तो वो सिर्फ कौन बनाएगा? आपका सेंट्रल लेवल बनाने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये था कहानी किसके लिए? ये था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लॉ किस तरीके से बनाया जाएगा, और वो किस मैटर पे कौन लॉ बनाने वाला। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी के रिगार्डिंग। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो कुछ कॉल कुछ अर्जेंट है तो पिक कर लो कोई बात। जीएसटी से पहले भी तो टैक्स तो होगा जैसे लिस्ट में। नहीं, एक्चुअली टैक्स के लिए ना क्या होता है, मैटर होता है। इनकम टैक्स तो मतलब इनकम एक मैटर बनती है, गुड्स एंड सर्विस एक मैटर होती है। तो टैक्स मैटर नहीं होता, मैटर क्या होता है? वो पर्टिकुलर आपका गुड्स, वो सर्विस मैटर बनती है, तो उसके बेसिस पे। सो द नेक्स्ट एलिमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटीज। इंडिया में हम बात कर रहे हैं अथॉरिटीज ऑफ इंडियन
लीगल सिस्टम। ये आप नोट करो, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बना लो। तो 3 पिलर ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, वैसे आज इंडिया में 4th पिलर भी है जिसको बोलते हैं मीडिया। बट मीडिया एक्चुअली अपने पावर का मिसयूज ज्यादा करता है, क्योंकि आज इंडिया में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। फ्रैंकली टेलिंग, मीडिया एक्चुअली किसी न किसी पार्टी का आपको नजर आएगा, आगे बीजेपी और कांग्रेस, इट डिपेंड्स जो पोजीशन में है मीडिया उसी को जो सत्ता में है, आप वही, क्योंकि रीजन भी वो जैसा बोलेगा वैसा मीडिया को करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रुथ। जो ये बेसिक फंड है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो हर एक सेगमेंट में, हर एक लेवल पे, हर एक बंदों को पता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉबैक, तो विच वी कैन नॉट अवॉइड ओवर देयर। तो गाइस, हम उस मीडिया के सेगमेंट को नहीं पढ़ रहे, उसके अलावा जो 3 स्तंभ है, उसको स्तंभ भी बोला जाता है। तो हम उस 3 पिलर की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपल इंडियन लीगल सिस्टम के जो आपके अथॉरिटीज हैं, हम उसकी बात करें। तो अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं, तो वो 3 जो आपके स्तंभ है वो कौन कौन से? तो वो है आपका नंबर 1 लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, and then we have executive, and then we have a judiciary. So these are the 3 pillar of entire legal system. तो ये 3 आपके सेगमेंट आपको दिख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट, एंड व्हाट अबाउट द नेम? लेजिस्लेशन। तो इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो गाइस, ये एक्चुअली क्या करते हैं? ये लॉ बनाते हैं। दूसरे पॉइंट पे एग्जीक्यूटिव, ये लॉ बनाते नहीं है, बट जो लॉ बनाया जाता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, इनका काम ये। तो इसमें लिख सकते हैं इट्स अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द लॉ। तो गाइस, जो अथॉरिटी लॉ को एग्जीक्यूट करता है, तो हम उसको नाम क्या देंगे आज के बाद? दैट इज नॉट एज एग्जीक्यूटिव। थर्ड आपका जुडिशरी। जुडिशरी के कई सारे काम होते हैं। जुडिशरी का काम होता है लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, मतलब कोई लॉ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझाएगा कौन? वो जुडिशरी। किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। कोई लॉ का वॉयलेशन करता है तो उसको, यदि कोई ऑफेंस करता है तो उसको सजा देना है, तो कौन देगा? आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन प्राइमरी काम हम लीगल सिस्टम से पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी काम क्या है? कि जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसकी क्या करना? इंटरप्रिटेशन। तो अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द लॉ, कॉमा, टू डिसाइड the matters in a dispute, etc. तो ये हो गया आपका। आई होप क्लियर है इंडिया में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो जुडिशरी है गैस, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको मॉनिटर और रेगुलेट किया जाता है, बट वो हमेशा क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब क्यों ऐसा रखा गया वैसे? तो वो बायस ना होना। एब्सोल्युटली। क्योंकि रीजन में एक बात बताओ, हमें यदि किसी से कोई प्रॉब्लम है, यदि वो हमारे राइट को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो हम सीधा क्या बोलते हैं? आई विल सी इन कोर्ट, तो मैं तुझे कोर्ट में दे दूं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें एक पे भरोसा है जहां से हमें जस्टिस मिल सकता है, और वो जस्टिस कहां से मिलेगा? जुडिशरी से। सिंपल। तो इसलिए बोला जाता है जस्टिस नेवर डिनाई बट दैट कैन बी डिले। तो जस्टिस आपका डिले हो सकता है, बट डिनाई कभी नहीं हो सकता। तो वो तो खरीदा ही जाता है।
तो फिर तो नो डाउट डिले तो छोड़ो, डिनाई भी हो जाएगा। सो दैट इज एन एक्सेप्शन। तो हमारे देश में सब कुछ बिका हुआ है, क्या नहीं बिक सकते, सिंपल। बट एक मान के चलते हैं बिना लिमिट बाकी सारे देखे हैं मैंने, हाई कोर्ट का भी देखा हुआ। देखा हुआ है। आप इतने में कृष्ण कैटेगरी जाते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ है होती, वो हमें नहीं पता चलता, वो गए नहीं ना। क्योंकि उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको नो डाउट तैयारी करनी पड़ेगी जुडिशरी की, एंड वन डे यू विल बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ब्राइब लेते हो नहीं लेते हो खुद ही डिसाइड कर लेना फिर, सिंपल। तो फ्रैंकली टेलिंग, कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, तो आपका जो जुडिशरी है, तो नॉर्मली एक आम आदमी के लिए हम ये मान के चलते हैं, देखो कुछ ऐसे मैटर हैं चाहे कुछ भी कह लो उसमें तो न्याय फिर भी मिलता है, क्योंकि यदि वो मैटर ही कुछ ऐसा है, जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द निर्भया केस, तो उसमें बिल्कुल जस्टिस मिला था, फांसी की सजा दी गई थी। तो कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ पे जज बायस्ड हो ही नहीं सकता है, वो कभी कुछ पैसे खा ही नहीं सकता है, नहीं तो अदरवाइज लोग फिर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, क्योंकि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर होते हैं, और पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर में कोई भी जज इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट, आपको पता है पैसे वो खाने वाले की बात करो, जब कोई ऐसा मैटर हो, कोई पर्सनल मैटर होता है, तो प्राइवेट, तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं, बट जब पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर होता है उस पर कभी भी ऐसा काम नहीं होगा, नहीं तो नो डाउट लोगों का फिर तो भरोसा उठ ही जाएगा, सिंपल। तो ये सिचुएशन अराइज होता है, तो ऐसे मैटर में कभी भी कोई ब्राइब और ये चीज़ें नहीं चलती, मतलब एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कम से कम 10 और 20% तो नो डाउट कहने की जस्टिस तो मिल सकता है, जहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस आ गया वहाँ तो जस्टिस की बात करेंगे, सिंपल। इसी बंद कर दो, प्रॉब्लम ना हो तो आप लोगों को। तो वैसे फर्स्ट पे आते हैं, अब आपका यहाँ पे जो टर्म रखा गया लेजिस्लेचर, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, लेजिस्लेचर सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं होगा, स्टेट पे होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी आप क्या पढ़ गए हैं कि लॉ बनाने की पावर सेंटर पे भी और स्टेट, तो डोंट यू थिंक जो लॉ मेकर है मतलब लेजिस्लेचर, ये भी दोनों लेवल पे होना चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टू स्पेसिफिक लेवल, अब यहाँ पे दो लेवल की बात है। तो पहला आ गया सेंट्रल लेवल, दूसरा आ गया आपका स्टेट। तो सेंट्रल लेवल पे अब हम बात करते हैं लॉ बनाए गए, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ एट सेंट्रल और स्टेट लेवल। तो गाइस सेंट्रल लेवल पे यदि मैं लॉ बनाने की बात करूं तो कौन बनाएगा आपका? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? पार्लियामेंट ऑफ। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेवल, तो यहाँ पे लॉ बनाने की पावर जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मेयर भी इसमें आया। हाँ? मेयर मतलब मेयर ना था। मेयर का सेगमेंट अलग होता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता नहीं, ठीक है। तो वो स्टेट लेवल पे उसको अलग से पावर दिया जाता है लॉ बनाने के, इस सेगमेंट की और बात। मेयर को सिटी के कोई स्पेसिफिक पावर नहीं होता ना, डेलीगेशन होता है ना, स्टेट डेलीगेट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लिखा है सिंपल, बट फ्रैंकली मैं बताऊं एक्चुअली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी स्टेट है सब में, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे आपको पता है एक और एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिल्ली में है ना। तो विधानसभा और विधान परिषद, ये हिंदी में नाम सुना होगा, एक होता है विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पे ये असेंबली है सिर्फ तो उसको बोलते हैं विधानसभा, और जहाँ पे काउंसिल होगा उसको बोलते हैं विधान परिषद। इंडिया में 7 या 8 ही स्टेट है जहाँ पे आपको विधान परिषद दिखेगा, बाकी हर स्टेट में क्या मिलता है आपको, तो इसीलिए हम कॉमनली पढ़ते क्या है? असेंबली ही पढ़ते। चलो अब हम लोग पार्लियामेंट की बात करें। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द 2 हाउसेस, विच वन? तो पार्लियामेंट में हम एक बात करते हैं किसकी? लोकसभा, और दूसरा आपका आता है राज्यसभा। कैन यू प्लीज टेल मी विच वन इज अपर हाउस? दोनों में से अपर हाउस कौन सा, लोअर हाउस कौन से? तो लोकसभा आपका लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर है ना। हाँ, और ये आपका अपर है, ये ध्यान समझ पा रहे? लोकसभा क्या रहेगा आपका? लोअर हाउस, और राज्यसभा विल बिकम
अपर हाउस। और ध्यान रखना, लोकसभा एक्चुअली आम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मैंगो पीपल, आम आदमी। लेकिन राज्यसभा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और कभी भी हम लोग जो वोट करते हैं वो राज्यसभा के मेंबर के लिए नहीं करते, वो तो लोकसभा वाले करते हैं। लोकसभा के लिए। फिर लोकसभा, ध्यान रखना, जितने उनके एमएलए पार्टीज के होते हैं ना आपके तो एरिया में, तो उसके बेसिस वो पे MP वोटिंग इलेक्ट होती है। तो वो एमएलए के बेसिस पे, एक पार्टी के कितने एमएलए हैं, फिर उसके बेसिस पे वोटिंग होता है। तो मतलब बेसिकली राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है उसमें वोट करने वाले एमएलए होते हैं। तो वो स्टेट लेवल पे अलग अलग टाइप के इलेक्शन होते हैं, सिंपल ये ध्यान रखना। वैसे आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा फिजिकली नहीं बट न्यूज में कहीं पे किसी उसमें देखा है आप लोगों ने? हैव यू सीन द लोकसभा एंड राज्यसभा? राज्यसभा राज्यसभा सुना देखा है आपने? न्यूज में आज भी पोस्ट है। तो बाहर से नहीं, मतलब इंटरनली जो फंक्शन स्पीकर्स ना एक्चुअली दो चैनल भी है, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से चैनल भी आता है टीवी पे। टीवी जब भी सेशन चलता है ना पार्लियामेंट का, वो टीवी कभी ऑन करके देखना, तो वहां पे आप देख के एंटरटेन हो जाओगे, क्योंकि पागलों की तरह लोग वहां पे हंगामा कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया वहां पे, ये ध्यान रखना। सभी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे होंगे, कोई रॉकेट भी उड़ा रहा होगा साथ में। ठीक है, राहुल गांधी की झप्पी भी दे रहे होंगे। तो ये सिनेरियो एक्चुअली लोकसभा हमारे देश में ऐसा चलता है। फिर माइक वाइक लगा तो उसको भी तोड़ रहे होंगे। सो एन नंबर ऑफ थिंग कैन बी देयर। तो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक यू कैन से द चिड़ियन है, तो वो कुछ ऐसे ही सिनेरियो होता है। जो सबसे बड़ा एक्चुअली नो डाउट, मान लो आप सबसे बड़ा लेवल माना जाता है, वहां भी हाल होता है सिंपल। और आधे से ज्यादा लोग तो नो डाउट पढ़े लिखे ऐसा लगता है कि है ही नहीं, तो उनको देख के ऐसा सिचुएशन होता है। तो गाइस लोकसभा, अब मैं बता रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपने देखा एक्चुअली लोकसभा में सब कुछ ग्रीन है, तो लोकसभा में इसलिए नाम देते हैं ग्रीन कारपेट। और राज्यसभा जब देखोगे वहां पे एवरीथिंग इज रेड, तो इसका तो वहां पे आपको रेड कारपेट भी बोला जाता है। इट्स ए ग्रीन कारपेट एंड रेड कारपेट। तो सुनाते रहते हैं, पीएम मोदी जी स्पीकर को ही बोलता है, सीएम भी वो हेड ऑफ द असेंबली होता है। स्पीकर। हाँ, ध्यान रखना। और आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जिस दिन आपका सेशन स्टार्ट होता है उस दिन प्रेसिडेंट दोनों ही हाउस में आते हैं और वो एड्रेस करते हैं, और दोनों हाउस को ये बोलते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन वो अंदर से कसम खा होता है कि आप जाओ देखो अभी शांति कैसे हाल करते हैं। तो ये सिचुएशन। और जो राज्यसभा है उसका हेड, नॉर्मली सिर्फ राज्यसभा की मैं बात करूं तो उसका होता है वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना। तो इलेक्शन सिर्फ किसका होता है? जो आपका लोकसभा है उसके स्पीकर का होता है। तो जो लोकसभा का जो हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। जो अभी कौन है? जो है ओम बिरला। ओम बिरला। हाँ, ये। और राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। वो नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली उनका इलेक्शन बाद में होता है। तो दोनों इलेक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। एवरीबॉडी में पॉइंट। और फिर दोनों की यदि मैं बात करूं तो हेड आपका कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका लोकसभा लोअर हाउस, एंड देन वी हैव अपर हाउस। दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। चलिए आगे नेक्स्ट में स्टेट लेवल पे। अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखना, लॉ जब आपका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अप्रूव हो जाता है, तो इसके नीचे यहां पे लिख रहा हूं, वंस दी लॉ। और लॉ का यहां पे मतलब है बिल। क्या है इसका मतलब? बिल। वंस द बिल अप्रूव्ड, एक मिनट।
हाँ, सो जब आपका यहाँ पे लॉ, दैट इज बेसिकली यहाँ पे नाम मैंने कह दिया इसको बिल, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में एक्ट पहले नहीं बनेगा, पहले बिल प्रेजेंट होगा, और जब वो बिल पास हो जाता है, अप्रूव हो जाएगा, तो वो बिल क्या बन जाएगा? यस, तो एक्ट, वो एक्ट बन जाता है, और वो एक्ट आज से किसका पार्ट है? लॉ का पार्ट। तो वंस द लॉ दैट इज बिल अप्रूव्ड, इट विल बिकम एन एक्ट। क्या बन जाएगा ये? एक्ट बन जाएगा। और फिर इस एक्ट पे कंसेंट और यू कैन से द एसेंट किसका लिया जाए? ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। कंसेंट और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज, तो गाइस अप्रूवल लिया जाएगा, और अप्रूवल लेने के बाद फाइनली वो लॉ लागू कर दिया जाएगा। सर वो भी होता है ना कि एक बार बिल गया, मैक्सिमम 2 बार होता है, तीसरी बार अप्रूव करना ही पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 बार वो रिजेक्ट कर सकते हैं, बट तीसरी बार उनको साइन करना पड़ता है। भले वो बार बार सेम कुछ रिपीट नहीं, कर दे। लेकिन आपको पता है ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि प्रेसिडेंट कोई लॉ रिजेक्ट करे। ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में। और जब वो रिजेक्शन होता है तो आपको पता है मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन वाले पार्टी पे कि सर ऐसा क्या लॉ बनाया जो प्रेसिडेंट रिजेक्ट करे। और अभी तक मैंने एक ही सेगमेंट देखा, एक ही बार देखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने लॉ रिजेक्ट किया था, कांग्रेस ने जो लॉ बनाया था, सिंपल। तो वो एक बार ऐसा हुआ। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है रिजेक्ट करने का, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा भाई चेंजेस करने इसमें, और वो चेंज करके फिर वापस लाना पड़ेगा। बट ये काम 2 बार होता है मैक्सिमम, बट तीसरी बार आपको साइन करना। तो बताओ, एक तरह से प्रेसिडेंट को बोला जाए तो उसके रिस्ट्रिक्टिव पावर है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि उसको सिंपल नहीं। इंडिया में कुछ चीजों के लिए प्रेसिडेंट के पास भी एब्सोल्यूट पावर है। जब इमरजेंसी की बात करते हैं पूरे देश में, और यदि इमरजेंसी लागू हो गया तो पूरे देश की जो कंट्रोल है वो किसके पास होना है? प्रेसिडेंट। जब आर्मी रूल लग जाता है पूरा तो इमरजेंसी के केस में, क्योंकि वो पावर तीनों सेनाओं का यदि चीफ, नेवी, एयरफोर्स और इसका बोला जाए तो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो आपका चीफ है, ये ध्यान रखना। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे किस तरीके से हम नॉर्म्स को क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो ये सारा सब कुछ है ना, ये बहुत वास्ट है। इस पे यदि चलेंगे तो पूरे 1 साल 2 साल लगाओगे तब समझ आएगा कि हमारे देश में चीजें होती कैसे। बहुत वास्ट है, ये ध्यान रखना। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं होता। कहीं आप ये सोचो एब्सोल्यूट करना तो किया नहीं जाता हमारा, क्योंकि रीजन बीइंग हमारे देश के लिए एक्चुअली जो हर काम को करने के लिए बनाया गया, तो उसमें हम लोग प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर को ही नो डाउट आगे प्रमोट करते हैं इस चीज़ के। तो हर एक देश का अपना तरीका होता है। यूनाइटेड स्टेट यूएस में प्रेसिडेंट हर काम करता है, एड्रेस करता है, हर चीज़ वो करता है, लेकिन वो काम अकेले नहीं होता है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट अप्रूव करते हैं, तो बहुत सारी, क्योंकि फिर उसके बाद वो आंसरेबल भी होता है, अकाउंटेबल होता है। कहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ आपका लोकसभा और राज्यसभा में। तो देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में हर एक क्वेश्चन का बाद में पीएम आंसर देने के लिए आता है, और वो इसीलिए देने आता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, बट वो क्यों हो रही है। देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर यू आर द लेवल पर्सन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। तो इसीलिए समझ में क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। अब स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही गाइस बिल आपका क्या होगा, सबसे पहले कहां पे अप्रूव करेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहां पे भी ध्यान रखना, वंस द बिल अप्रूव्ड it will become an act। ये भी एक्ट बन जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है अब इस एक्ट पे साइन करेगा तो एनी आइडिया? वाइस प्रेसिडेंट नहीं। तो फिर यहां पे आएगा कंसेंट और एसेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। नाम सुना होगा, हर स्टेट में गवर्नर होता है, स्टेट गवर्नर। तो वो साइन करे, वो इस पे सिग्नेचर करे। तो आपको पता है सेंट्रल लेवल पे जो पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, स्टेट लेवल पे वही पावर किसके पास होता है? गवर्नर। क्योंकि जो गवर्नर है वो सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होता, वहां होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी होता है।
जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल जाएगा। आर में पॉइंट, तो CM गवर्नर, को उसके बाद माननी पड़ती है। बिल्कुल सीएम को कई सारे काम के लिए बिना परमिशन लिए कर ही नहीं हमने सकते। जब एलजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि छुट्टी है तो उसको माननी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि रीजन बीइंग सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को चलाता कौन है? सेंट्रल, और सेंट्रल की ही परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखा है जिसको नाम क्या देते हैं? एलजी। तो एलजी से अप्रूवल लेना पड़ता है काम के लिए। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे केस होते हैं, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ केस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मान लो केजरीवाल साहब ने कहा ऑड इवन स्टार्ट करते हैं, एलजी ने मना कर दिया, तो मानना पड़ेगा उसको। तो ये सिचुएशन है कि उसके बिना कोई काम, तो क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है ना, और दिल्ली केजरीवाल साहब इसलिए बार बार क्या कहते हैं भाई इसको स्टेट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि स्टेट डिक्लेयर करते हैं पूरी पावर किसके पास आ जाएगी? CM का यस, तो फिर सेंट्रल कुछ कर नहीं सकता है। और दिल्ली कभी स्टेट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन में सारे मिनिस्ट्रीज कहाँ पे? यहीं पे, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे है, सब कुछ यहीं पे। दैट हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि एक बात तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट कितना फर्क होगा, तो इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये तो था सबसे पहले किस लिए? लॉ बनाने के लिए। तो आज के बाद सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी है जहां पे क्या मिलेगा आपको? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखना। उसके बाद सिग्नेचर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नर, कौन आएगा आपका? गवर्नर आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब लॉ बन तो गया, बट बात है अब इस लॉ को इंप्लीमेंट भी तो करना है, ये लागू भी तो करना है, ये भी तो देखना है कि सर प्रॉपरली इसको फॉलो किया जा रहा है फिर नहीं। तो इसलिए दूसरा लेवल कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का काम ही क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करना, मतलब एग्जीक्यूट करना। तो गाइस यहां पे भी फिर से दोनों लेवल पे एग्जीक्यूटिव आएंगे, सेंट्रल लेवल एंड देन वी हैव स्टेट लेवल। तो यहां पे सेंट्रल लेवल और स्टेट, ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव में सबसे सुप्रीम जो है वो होता है आपका प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद कौन आता है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। और उसके बाद कौन आएगा? नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। वीडियो पॉइंट, ये सब के सब आ जाते हैं किसमें गाइस? एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि इन सब का काम क्या होता है? काम को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। सेम सिचुएशन यहां पे स्टेट गवर्नर, देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, पीएम की जगह कौन आएगा यहाँ पे? सीएम आ जाएगा। इन द सेम मैनर स्टेट लेवल पे भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, यस और नो? नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज। और स्टेट लेवल पे भी क्या होता है? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अभी दिल्ली की मैं बात करूं तो आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दिल्ली में? मनीष, यस एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के चीफ वो माने जाएंगे। तो वो लागू है क्या करने के लिए? एजुकेशन लॉस को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे मैं सेंट्रल का एग्जांपल लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण, तो शी विल बी लाबल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट एंड रेस्ट ऑफ द लॉज, जो किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो सब वो लाबल। अरे बेटी में पॉइंट, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, तो वो लाबल हो गए। होम मिनिस्ट्री अमित शाह, तो ये सारे इस तरीके से लाबल होने वाले, क्योंकि दे आर द इंचार्ज, ये उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज है, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। तो इनकी ड्यूटी, फिर ये आगे क्या करते हैं? आगे जो डिपार्टमेंट्स है उसको देख वो करते हैं, तो फिर वो लाबल आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये सब के सब पावर अपनी क्या करते रहते हैं? ये डेलीगेट करते हैं। तो ये डेलीगेशन चलता है। समझ में आ गया? वो भी होता है कि अब जो इलेक्शन हुआ मेजोरिटी को कोई नहीं आया, सारे मिक्स करके बैठ गए, तो एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, जब कोई इलेक्शन हो रहा है तो अब आप ये कह रहे हो कि सर मेजोरिटी में नहीं है, अभी तो बीजेपी मेजोरिटी में, अभी है ना, ठीक है, अगले इलेक्शन में होगी तो बीजेपी, और आपको पता है बीजेपी अभी मेजोरिटी में, लेकिन सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, बीजेपी एक अलायंस है, और उस अलायंस का नाम है, आपका नाम सुना होगा, इट्स एनडीए। तो एनडीए सब मिला लो तो वो आपका मेजोरिटी में मान लेते। तो यहां पे ना मेजोरिटी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि सबने अलायंस करके सरकार बना ली, तो फिर सरकार में डिसाइड होगा कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी जाए। तो फिर वो डिसाइड होगा भाई इस पर्सन को हम ये मिनिस्ट्री देंगे, इस पर्सन को ये मिनिस्ट्री देंगे। तो जैसे उस पर्सन को मिनिस्ट्री दिया गया, तो आज से फिर क्या होगा, वो पर्सन लाभल हो जाएगा। अरे में पॉइंट। तो जब सबने मिलकर ये काम किया तो फिर वो भी डिसाइड करेंगे। फिर एक साल के लिए एलजी भी तो बैठता है, जैसे दिल्ली में हुआ था कि एलजी बैठा था एक साल के लिए, फिर अगले साल इलेक्शन हो गए। वो सिचुएशन क्या होता ना, गवर्नमेंट जब तक डिसाइड नहीं करता है किसी भी स्टेट में इलेक्शन के लिए ना, तब तक उस केस में वो पावर किसके पास होता है, वहां के गवर्नर को। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर की पूरी कंट्रोल किसके पास है, वहां पे एलजी की। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी, तो जिसकी वजह से वहां पे एलजी बिठाएगी। और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वो पावर किसके पास होगा, एलजी की वजह से। सिंपल। और इलेक्शन करवाना वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। अभी मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन नहीं हुआ और होना था, पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम चारों को मर्ज कर देंगे, एक ही होगा। तो अभी वो सेंट्रली तो बोला है कि अभी 4 अलग अलग नहीं होंगे, सब कॉमन होगा, एक ही होगा। तो अब एक ही होने वाला है, तो लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। तो जब वो डिसाइड होगा तब इलेक्शन होगा। तो इसलिए केजरीवाल साहब अलग अलग जगह पोस्टर लगा देते हैं कि भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। तो ये इस तरीके से, तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, बम फाड़ते रहते हैं और कुछ नहीं। तो ये बेसिक कॉमन पार्ट है। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स में आलतू फालतू की चीजें बहुत चलती है, सिंपल। लेकिन हमें मतलब क्या है, जब वो जीत गए, जब वो पोजीशन में आ गए, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री डिसाइड किया गया, उस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा हम उसकी बात। जैसे रेलवे, अगेन पहले पीयूष गोयल थे, अभी किसी और को दिया गया। तो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो क्या कर सकते हैं, वो आज जो मिनिस्ट्री में हेड है उसको चेंज करके किसी अदर मिनिस्ट्री में डाल सकते हैं और वहां से उठा के अदर में डाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो। सिंपल समझ में आ गया। अभी पहले डिफेंस में आपको पता है राजनाथ सिंह की जगह पे निर्मला सीतारमण थी, तो उनको वहां से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना दिया गया और यहाँ से राजनाथ सिंह को वो क्या बना दिया गया आपका, तो वो उनकी चॉइस हो, वो अपने हिसाब से। कैबिनेट वो सब डिसाइड करता है और उसमें पीएम चीफ होता है और पीएम डिसाइड करता है, फिर वो प्रेसिडेंट को नाम भेजा जाता है, ठीक है। तो वो चेयरपर्सन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट का। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये कौन है, ये सबके सब आज से एग्जीक्यूटिव माने जाएंगे। गाइस नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और अगला क्या है यहाँ पे, जुडिशरी। और इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यू नो वेरी वेल। और जुडिशरी सबसे टॉप लेवल पे, सबसे टॉप पे कौन आएगा आपको, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद अगला ऐसा चीफ जस्टिस नहीं, एक्चुअली एक बात ध्यान रखना है, जो चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है। और जब कोई भी मैटर डिसाइड होता है तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और उस मैटर को डिसाइड करने में पूरे बेंच होते हैं। बेंच का मतलब है 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स। चीफ जस्टिस कहते डाल नहीं सकते, बीजेपी ने तो डाल दिया। किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम खत्म होता उसके बाद इलेक्शन होता है, उनके भी सिलेक्शन होता है नाम। अच्छा उसमें भी, पर तुमने तो कहा था कि तुम लोग डिमोट वो कर रहे हैं, नीचे वाली पोजीशन में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहां पर जज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर पीछे 2 साल हो गए। देखो सिनेरियो अब ऐसा, एक ऑफिस है चीफ जस्टिस का, तो उस ऑफिस में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा देन गवर्नमेंट विल डिसाइड, ठीक है, दे हैव अ पावर। तो चीफ जस्टिस जो बैठा है उसको ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकता, उसकी टर्म से पहले हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि उसका भी इलेक्शन होता है। इलेक्शन का मतलब है नाम सेलेक्ट होते हैं, उसके नाम पे मोहर लगती है, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ओथ दिलवाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट। एंड ध्यान रखना है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का भी होता है। तो सेंट्रल लेवल पे जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट बात करते हो पूरे इंडिया के लिए, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस होता है, और स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट है वो आपको वहाँ पे क्या आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में ना अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं। मैं वो सारे सेगमेंट यहाँ पे एक साथ मर्ज करके कॉमन वर्ड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे दे रहा हूँ आपका लोअर कोर्ट, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट के बाद ना, हाई कोर्ट के बाद जो मैटर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिविल कोर्ट, सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स, ये 2 पार्ट है। कंज्यूमर तो अलग ही कहानी है, उसको यहाँ पे लेके नहीं आना। हाई कोर्ट के नीचे 2 अलग अलग
मैटर बन जाते हैं। द फर्स्ट वन विच इज नॉन एज सिविल एंड देन सेकंड पार्ट क्रिमिनल। तो सिविल में आता है फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड, सिविल में आपका डिस्ट्रिक्ट कोड आता है, डिस्ट्रिक्ट कोड के नीचे फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। और क्रिमिनल मैटर में आता है आपका स्पेसिफिकली सेशन कोड, और सेशन कोड के बाद नीचे आता है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर ये हायरार्की जो सिंपल। तो ये सबको मैंने टर्म एक साथ कॉमन, हाई कोर्ट के नीचे क्या लिखा होगा, लोअर कोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के नीचे क्या होगा, दो पार्ट बन जाएगा, एक आपका सिविल मैटर का, दूसरा क्रिमिनल मैटर। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मैटर एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से बिलो दो सेगमेंट रखा गया और उन दोनों ही सेगमेंट में फिर कोर्ट रखा गया। और एक सेगमेंट में हम बोलते हैं सिविल मैटर और दूसरे में हम बोलते हैं क्रिमिनल। सिविल में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और क्रिमिनल में आता है कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। और फिर उसके नीचे क्या होता है, उसके सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। तो बट अभी के लिए आपको सिंपल क्या याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सर इस तरीके से लोअर कोर्ट को इस तरीके से डिवाइड कर। अब समझना, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट इट्स एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का सबसे सुप्रीम यदि कोर्ट है तो वो ये। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना दिया वो भी अपने आप में एक लॉ बन जाए। तभी मैंने लिखा था लॉ इंक्लूड ऑर्डर, तभी मैंने लिखा। लेकिन वो कौन सा ऑर्डर की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान। उसके बाद स्टेट लेवल पे आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया तो वो स्टेट के लिए क्या बन जाता है आपका, वो आपका एक लॉ बन जाता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया क्या वो किसी स्टेट पे बाइंड होगा या फिर ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर। जिसका मतलब पूरे देश के लिए क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन किसने दिया, कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो दैट्स व्हाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं आज के बाद, तो उस मैटर में क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो दैट्स व्हाई वो क्या बन गया आपका, लॉ फॉर द नेशन, कंट्री के। लेकिन हम यदि स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट ने यदि अपना फैसला सुना है तो बताओ हाई कोर्ट किस में होगा, स्टेट में होगा। तो क्या एक हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया क्या वो दूसरे स्टेट पे बाइंड होगा, कभी नहीं। लेकिन उस स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है क्या उस पर बाइंड होगा, नहीं, उस पर बाइंड। लेकिन क्या एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसने जो अपना फैसला दिया दूसरे स्टेट में, तो उसको एज अ रेफरेंस लिया जा सकते हैं, रेफरेंस लिया जाता है। क्योंकि उस स्टेट में यदि मैटर कोई आता है तो हमें लगता है कि यदि वो कोर्ट किसी अदर स्टेट में डिसाइड हुआ हम उसको एक बार रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो कभी बाइंड नहीं। और इंडिया में हर स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट कंफर्म है, मिलेगा। ईच एंड एवरी स्टेट कंसिस्ट ऑफ वन हाई कोर्ट, में पॉइंट, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली हाई कोर्ट, सिंपल। और एक बात ध्यान रखना, हाई कोर्ट नॉर्मली उस स्टेट के कैपिटल में होता है और उस स्टेट के कैपिटल के नाम से होता है, जैसे पटना हाई कोर्ट, सिंपल। तो रांची हाई कोर्ट, इस तरीके से आपका कोलकाता हो गया, इस तरीके से। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे आपको हाई कोर्ट के पार्ट्स में नजर आएंगे। यूपी में हाई कोर्ट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका लखनऊ और एक है आपका इलाहाबाद, डिविजनल बेंच बोलते हैं उसको। इलाहाबाद तो तीन मिला, ठीक है, तो प्रयागराज जो भी आपका जो भी नाम रखा गया, तो लेकिन कोर्ट का नाम उसी से जानते हैं, ये ध्यान है। हरियाणा और पंजाब का दोनों की कैपिटल सेम है, तो इसका दोनों की कोर्ट जो है वो सेम है, दैट इज द चंडीगढ़ हाई कोर्ट। क्यों, क्योंकि रीजन बीइंग दोनों की कैपिटल सेम होने की वजह से, ठीक है। वो पूरे स्पेसिफिकली उसका सब डिविजनल है, तो वो इस तरीके से चंडीगढ़ हाई कोर्ट का सब डिविजनल है। हाँ, वो डिवीजन बनाए जाते हैं। तो कोर्ट हाई कोर्ट के फिर क्या होता है, पार्ट्स बनते हैं, मतलब वो डिविजन्स बनाए जाते हैं कि चलो उस एरिया में भी हमारा क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया, एक तरह से इट्स काइंड ऑफ ब्रांच। तो यानी अगर पंचकुला हाई कोर्ट को डिसीजन लेते हैं वो चंडीगढ़ वाली को मानना, रिप्लेस करना चाहे चंडीगढ़ वाले तो कर सकते हैं, क्योंकि पंचकुला जो वो डिवीजन है। तो बताओ ब्रांच ने जो फैसला लिया तो जो हेड ऑफिस है वो तो बदल ही सकता है, ये आई होप क्लियर है यहाँ पे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस तरीके से डिविजन्स बनाए जाते हैं। और ये पूरी बॉडी ध्यान रखना है इंडिया में इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो गाइस ये था लॉ किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और देन हमारा नेक्स्ट पार्ट किसके रिगार्डिंग था, जुडिशियरी रिगार्डिंग। तो अब ये बताओ पहले यहाँ तक आज का जो सेगमेंट है क्या ये पूरा समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को डाउट थके तो नहीं आप लोग? नहीं, ठीक है, पक्का। स्कोर बता दो। अच्छा, स्कोर बता, ये लो स्कोर बताने वाले।
ओके मैच खत्म, बैड लक हो गया देखो, तभी बेचारा सो बट कोई बात नहीं। देखो आप जो अब आपके सिलेबस है, यदि मैं बात करूं उसमें, यदि मैं चैप्टर्स की बात करूं तो आपका बिजनेस लॉ, तो गैस आपके सिलेबस में अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो वहां से आपको बुक भी नहीं मिली होगी, तो यदि रजिस्ट्रेशन करवा रखे तो वहां से बुक मिल जाएगी। 2 बुक होंगे आपके पास, एक ICAICI में और एक आपको यहाँ से बुक मिलेगी। अब आपकी चॉइस है, जो भी बुक पढ़ना वो कोई एक रेफर कर लेना, और बाकी दोनों लगता है अगर एक साथ मैनेज कर सकते हो तो दोनों कर लेना, आपकी चॉइस है। लेकिन बेटर मर्जी आपकी है। देखो जो, क्योंकि बेटर ये नहीं चीज़ें बोल सकते कि सर मेरी बुक अच्छी है मैं इसलिए वो पढ़ूँ, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ से आपको बुक मिलेगी, जो मैंने ड्राफ्ट किया बेसिकली, उसको सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक सही तरीके से क्या क्या चीज़ें कैसे होना चाहिए वो मेंशन, लेकिन जिसमें आपका पूरा इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो सारा कवर है। मतलब आपको कहीं ये नहीं होगा कि सर मटेरियल हमारा कवर नहीं है, तो जो सारा हो सकता है एक पॉइंट पे आपके बुक में 5 एग्जाम्पल दिए, तो मैंने हो सकता है वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, क्योंकि जब 2 एग्जाम्पल में चीज़ें समझ में आ गई तो हमें 5 करने की जरूरत नहीं है। तो दिस कैन बी पॉसिबल, बट अदरवाइज यहाँ जो बुक मिली है यदि आप उसको भी फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स, बहुत अच्छा आप नंबर लेके आ सकते हो। फॉलो मेरे हिसाब से एक ही बुक करना चाहिए, दिस इज टोटली अप टू यू, आप कौन सा करना चाहिए। लेकिन जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो यहाँ जो बुक मिली है उसी के बेसिस पे पढ़ाऊंगा, और बाकी जो इंस्टीट्यूट से बुक मिलेगी वहाँ से आप उसको पढ़ के भी कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं दैट मोस्ट वेलकम, आपको पूछ सकते हैं। तो गाइस यदि मैं बात करूँ तो बिजनेस लॉ में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने यहाँ पे, यहाँ 5 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या नाम है उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही लॉ बनाया गया, और हम उसी लॉ को अभी भी क्या करने हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे पुराने लॉज विद सर्टेन वेरिएशंस को हमने एज इट इज कॉपी किया, कैरी ऑन, क्योंकि रीजन भी हमारे देश को एक्चुअली कंट्रोल किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। तो हमारे देश के हिसाब से उन्होंने लॉज बनाए थे, तो आज़ादी के बाद हमें लगा कि वो लॉ बिल्कुल सही है और हमें उसको फॉलो करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो हमने उसको एज इट इज क्या किया, कैरी ऑन। तो इस लॉ को बनाया गया था इंडिया में, लेकिन बनाने वाले कौन थे बेसिकली, ब्रिटिशर्स। तो पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट बट बाय द होम, बाय द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से आप नाम देख सकते हैं, जो भी है। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो बात की बात है, हम इस पर नहीं आते। अगला पॉइंट नेक्स्ट है आपका स्टेल्स ऑफ 1930, ये है आपका ICA 1872, और ये है आपका सोगा 1930। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और गैस ये बनाया गया आपका 1932, IPA 1932। अच्छा IPC वो, हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था सेपरेट, तब ये किसका पार्ट था, जब ये IPA नहीं बनाया गया तब ये किसका पार्ट था। तो इसका मतलब ये दोनों ही पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट थे, बाद में इसको वहां से क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया, और इसके एक अलग से लॉ बना दिया। तो इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक सबसे पहला लॉ, उसके बाद उसी से ये दोनों लॉ सेपरेट करके बनाए। आई होप समझ में आ गया, ये ध्यान। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है आपका विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज CA 2013। लेकिन आप कंपनीज एक्ट में इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, क्योंकि जब आप इंटर में आओगे तो आपको कंपनीज एक्ट की असली कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो आपको समझ में आएगा स्पेसिफिकली। ध्यान रखना, वो आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका 60 मार्क्स में आप कंप्लीट करोगे,
और वैसे तो आप लोग मई में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है जो इंटर का सिलेबस हो वो चेंज भी हो जाए, और फिर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे 100 मार्क्स में। तो जो अभी कंपनीज एक्ट आप पढ़ने वाले इट्स हार्डली ऑफ 10 मार्क्स, एंड फिर बाद में आप यही कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले 100 मार्क्स के। तो इमेजिन करो कि जो अभी आप हार्डली 3 to 4 लेक्चर में खत्म होगा, एंड वो आपका 3 to 4 मंथ्स में कवर होगा। तो ये सिचुएशन आने वाला सिंपल। एंड देन उसके बाद आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। गाइस ये एलएलपी जो है ये इन दोनों का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है। तो एक हाइब्रिड फॉर्म है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो वी कैन स्टार्ट द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, वी कैन आल्सो स्टार्ट द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, बट एक हाइब्रिड फॉर्म रखा गया है, और उस हाइब्रिड फॉर्म का नाम क्या आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 में। और यदि इन सभी एक्ट के रिगार्डिंग यदि मैं वेटेज की मैं बात करूं, तो ये जो 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है, ऑन एन एवरेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका 20 से 25 नंबर का यही आता है, और इसको आप पढ़ोगे 6 यूनिट में। टोटल वी हैव 6 यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सोगा आपका 15 मार्क्स के नियर में, इंडियन पार्टनरशिप 10 मार्क्स के नियर में, कंपनीज एक्ट 10 to 15 मार्क्स में, एलएलपी 5 मार्क्स में। तो ये इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज क्या रखेंगे वेटेज। ये पिछले पास्ट 6-7 अटेम्प्ट के क्वेश्चन से ये वेटेज मैंने निकाला है, और ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो कौन से एक्ट से रहेगा हमारा, नो डाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेसिक लॉ। क्योंकि आगे के लॉ तब आपको समझ में आएंगे जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली समझ में आएंगे। लेकिन याद रखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को टोटल 6 यूनिट में हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब है अगले 1.5 महीने जो आप लोगों का टाइम जाने वाला है वो सारा किस में जाएगा, आईसीए में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही होने वाला। तो जो आपके अराउंड 15 से 18 लेक्चर होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं मान के चलता हूँ वो आपका आईसीए में, क्योंकि वो सबसे वास्ट है। और जब वो आप पढ़ लेते हैं रिमेनिंग में टाइम ऑटोमेटिकली कम लगना शुरू होता है। लेकिन उस चैप्टर को आईसीए को पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है, तभी आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर में टाइम कम लगेगा। क्योंकि यदि आपने आईसीए ढंग से नहीं पढ़ा देन फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान देना। हरिगुटी में बोर्ड समझ में आ गया। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं ये टॉपिक अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। इंडिया में लॉ की जब बात करते हैं, कानून एक्ट की बात, अब हम लोग लॉ का मतलब क्या माने, एक्ट। लॉ का मतलब क्या याद रखना, एक्ट। तो गाइस 2 कैटेगरी के एक्ट होते हैं, एक होता है जनरल एक्ट, एक होता है स्पेसिफिक एक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज स्पेशल। तो व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जनरल एक्ट एंड स्पेसिफिक एक्ट? अभी जो आप सिलेबस में पढ़ोगे उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरल एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप का आपका स्पेसिफिक एक्ट। तो सर व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ? दैट इज द जनरल एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? और जनरल लॉ में और स्पेसिफिक लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन यदि आपस में हो जाए तो फिर किसको मानना? तो ये भी सिचुएशन आएगा तो स्पेसिफिक को मानेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो वो पॉइंट आएगा, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक टर्म जो है ये डेफिनेटली मैं आप लोगों को आगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाऊंगा। और फिर हम बात करेंगे लॉ में जो सेक्शंस हैं, वो सेक्शन आपका स्टार्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द 1, और जो सेक्शन नंबर 1 होने वाला है, आप इंडिया में जितने भी लॉ पढ़ोगे उस 1 का ऑब्जेक्टिव सभी लॉ में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सेक्शन 2 पढ़ेंगे, सेक्शन 2 का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखा कि वो नहीं, उसका पर्पस जो है रखने का वो भी क्या रहने वाला है, सेम है। बट आज जो मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया, ये बताओ पूरा बैकग्राउंड समझ में आया कि लॉ अल्टीमेटली होता क्या है, लॉ में हम किसको इंक्लूड करते हैं, एंड लॉ को किस तरीके से एक्चुअली पिक्चर में लाया जाता है। तो पिक्चर में लाने के लिए हमने एक संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की, और उसके 3 आर्टिकल के बारे में मैंने बात की। आर्टिकल कौन सा था, 245, 246 एंड 240। एंड फिर उसके बाद मैंने शेड्यूल नंबर 7 की बात की, और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की बात की हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यस और नो। एंड फिर हमने बात की अथॉरिटीज ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, एंड जिसमें 3 पिलर की बात की, लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव जुडिशरी। फिर लेजिस्लेचर में हमने सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बात किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
एंड देन वी हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर हमने एग्जीक्यूटिव में बात की, तो सर एग्जीक्यूटिव सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कौन होगा, तो उसकी हायरार्की हमने बात की। एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो आज के बाद आई होप वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉ किस तरीके से बनता है और कौन बनाता है, समझ में आ गया। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, एंड नेक्स्ट में आप ये मान के चलना कि आपके चैप्टर की भी हम लोग शुरुआत कर देंगे, बट पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसको करने के बाद। सिंपल, आप लोग जस्ट वेट करना है।